Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC, class 7th, subject Hindi, lesson 2, दादी माँ। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। कवि ने इस लेसन के अंतर्गत दादी माँ के प्रेम, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और जिस तरीके से वो उसकी देखभाल करती थी, इन सब का वर्णन किया है। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए 7th क्लास वाले बच्चे, सेपरेट कॉपी आपको बनानी है, नोटबुक। लेसन को पढ़िए, समझ में नहीं आए तो 2-2 बार 3-3 बार रीड आउट कीजिए। और 7th क्लास वाले बच्चों से ध्यान से सुनिए, कोर्स मार्केट में अवेलेबल है। आपने कोर्स लिया है, अपनी बुक्स लिया है। हम डेली एक एक लेसन हर बुक्स में से करवा रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी कोर्स ले आए। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट, दादी माँ। लेसन नंबर 2, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुझ पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूं, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी, ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगेन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर भुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, ना धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीजें नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारी धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं,
खिचड़ी में मूंग, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिली तो गई है, एकदम मिल तो गई है। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देते। दादी मां को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पैर छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसा, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाते। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिहाई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पे दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति बहुत वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही। देखा पास के कोने में दुबकी राम की चाची खड़ी है। सोने होगा, धन्नो रुपए में सूद के आज दे दी, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने, फसल मैं दूंगी, फसल मैं दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन। राम की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी आप दया न करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नाके आ रही हूं। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ने हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय ही भी होता। यह प्राय एक ही कथा हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते। सभी पार्ट औरतें ही करती। मैं बीमारी के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था।
वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल भार किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन सा बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे बेचकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन ते कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं तो बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने अपनी माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर गया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन वार वार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? शिव प्रसाद सिंह इस पाठ के लेखक। प्रश्न अभ्यास। कहानी से लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है? लेखक को अपनी दादी माँ का स्नेहीपूर्ण व्यवहार तथा बारिश के दिनों में स्नान करना, आम खाना, चड़ऊ खाना, गुड़ पट्टी खाना, खेलना, ये सब बातें याद आती हैं। अपने जो फीवर हुआ, बुखार आया, दादी ने किस प्रकार उनकी सेवा की, ये सब बातें उनको याद आती है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक की घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक की घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि लेखक के पिता ने
दादा के 12वें में, मृत्यु के बाद जो होता है 12वें में, अत्यधिक पैसा खर्च कर दिया था। इस वजह से लेखक के घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ का सबसे अच्छा पक्ष दयापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण पक्ष सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो दिखने में तो बड़ी कड़क दिखती थी, लेकिन वो अंदर से बड़ी नरम थी, क्योंकि उन्होंने धन्नो की बेटी में धन्नो का पुराना पैसा, पिछला पैसा माफ कर दिया था तथा 10 रुपये और दिए थे। तो ये सब बातें दादी के हमको बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस, इस तरीके से हमने सेकंड लेसन क्लास 7 हिंदी का पूरा किया है। अब आपको ये पूरे प्रश्न अभ्यास अपने नोटबुक में करने हैं और आगे जो कहानी से आगे दिए हैं वो आपको करने हैं। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।